हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के इलाज के लिए भेजा था? बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के इलाज के लिए भेजा था? तो आपको याद रखना है किस राज्य के राजा के इलाज के लिए भेजा था। तो आपको याद रखना है अवंत ने। क्वेश्चन नंबर 1 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अवंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1942 के आंदोलन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? वर्ष 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो किस जेल में कैद करके रखा गया था? याद रखना, बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी प्रधानमंत्री होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा? तो याद रखना है जिसका प्रधानमंत्री होगा आर्टिकल 74 में लिखा गया, अनुच्छेद 74। क्वेश्चन नंबर 3 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 74। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस जटिल कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस जटिल कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो याद रखना है सेलुलोज से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सेलुलोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, बिहार के गया में आयोजित कांग्रेस के 33वें अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता किसने की थी? बिहार के गया में आयोजित कांग्रेस के 33वें अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1922 की अध्यक्षता किसने की थी? याद रखना है चित्तरंजन दास ने। क्वेश्चन नंबर 5 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चित्तरंजन दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुओं को कहा जाता है जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है? अर्थशास्त्र में गिफन वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुओं को कहा जाता है जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है? तो याद रखना है जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है अत्यंत निकृष्ट या घटिया वस्तुएं होती हैं। अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुओं को कहा जाता है जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है? तो अत्यंत निकृष्ट या घटिया वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 6 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, बिहार का सबसे पुराना नहर तंत्र कौन सा है? डेहरी आन सोन से निकलता है। बिहार का सबसे पुराना नहर तंत्र कौन सा है जो डेहरी आन सोन से निकलता है? तो आपको याद रखना है सोन नहर प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 7 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोन नहर प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपको याद रखना है किस वैज्ञानिक ने किया था, तो न्यूलैंड्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, न्यूलैंड्स ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर सामान्यतः उपज का कितना भाग होती थी? गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर सामान्यतः उपज का कितना भाग होती थी? तो याद रखना है उपज का कितना भाग होती थी? 6ठा भाग होती थी। क्वेश्चन नंबर 9 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर सामान्यतः उपज का कितना भाग होती थी? 6ठा भाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो है मुख्य रूप से किस अंग में होता है? यकृत में। क्वेश्चन नंबर 10 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यकृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में किस प्रकार की झील के बीच स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में किस प्रकार की झील के बीच स्थित है? तो याद रखना है किस प्रकार की झील के बीच में स्थित है? अष्टकोणीय झील।
क्वेश्चन नंबर 11 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अष्टकोणीय झील के बीच में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो किस शब्द संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो आपको याद रखना है, आभासी और सीधा द्वारा जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो याद रखना है, आभासी और सीधा द्वारा जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित किया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदलकर दौलत राम देवगिरी स्थानांतरित किया था? तो याद रखना है, देवगिरी स्थानांतरित किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, समुद्र का जल नीला दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण प्रकाश की कौन सी परिघटना है? समुद्र का जल नीला दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण प्रकाश की कौन सी परिघटना है? तो याद रखना है, प्रकाश की कौन सी परिघटना है? प्रकाश का परिकिरण है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश का परिकिरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना वर्ष 1921 में किसके द्वारा की गई थी? बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना वर्ष 1921 में किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना है, किसके द्वारा की गई थी? मजहरुल हक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, मुगल काल में काकोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति किस क्षेत्र की देखभाल के लिए अकबर द्वारा की गई थी? मुगल काल में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति किस क्षेत्र की देखभाल के लिए अकबर द्वारा की गई थी? तो अकबर द्वारा की गई थी, याद रखना है, भू राजस्व संग्रह का की गई थी। मुगल काल में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति किस क्षेत्र की देखभाल के लिए अकबर द्वारा की गई थी? किस क्षेत्र का? तो भू राजस्व संग्रहण का। क्वेश्चन नंबर 16 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है यदि वह राष्ट्र हित में हो? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है यदि वह राष्ट्रीय हित में हो? तो याद रखना है, राष्ट्रीय हित में हो, अनुच्छेद 249 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है यदि वह राष्ट्रीय हित में हो? तो अनुच्छेद 249। क्वेश्चन नंबर 17 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, आनुवांशिकी में गुणसूत्र शब्द का नामकरण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? आनुवांशिकी में गुणसूत्र शब्द का नामकरण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो याद रखना है, किस वैज्ञानिक ने किया था? वाल्डेयर ने। क्वेश्चन नंबर 18 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वाल्डेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आयोजन का गठन किया गया था? वर्ष 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? याद रखना है, किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, बिहार में तिनकठिया पद्धति के तहत नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग आरक्षित करना अनिवार्य था? बिहार में तिनकठिया पद्धति के तहत नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग आरक्षित करना अनिवार्य था? तो याद रखना है, भूमि का कितना भाग आरक्षित करना अनिवार्य था? तो आपको याद रखना है 3/20 भाग। क्वेश्चन नंबर 20 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3/20 भाग जो है भूमि जो है अंग्रेजों को देना पड़ता था। 20 कट्ठा में 3 भाग देना पड़ता था। बिहार में तिनकठिया पद्धति के तहत नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग आरक्षित करना अनिवार्य था? 3/20 भाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है, हमारी गैलेक्सी यानी आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को
क्या नाम दिया गया है? हमारी गैलेक्सी यानी आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया है? तो याद रखना है क्या नाम दिया गया है? देवयानी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा देवयानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछे जा रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था जो पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन करती थी? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था जो पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती थी? तो अनुमोदन करती थी, याद रखना है सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास का गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 में किया गया था, जो पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन करती थी। क्वेश्चन नंबर 22 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1952। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, वनस्पति विज्ञान में संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम युक्त सबसे पहले स्थलीय पादप वर्ग कौन सा है? वनस्पति विज्ञान में संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम युक्त सबसे पहले स्थलीय पादप वर्ग कौन सा है? तो स्थलीय पादप वर्ग कौन सा है? तो आपको याद रखना है ट्रेडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 23 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ट्रेडोफाइटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है, बिहार में वर्ष 1928 में गठित बिहार प्रांत साइमन कमीशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में वर्ष 1928 में गठित बिहार प्रांत साइमन कमीशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? याद रखना है सर अली इमाम थे। क्वेश्चन नंबर 24 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, किस सूफी संत को महबूब इलाही ईश्वर का प्रिय कहा जाता था? किस सूफी संत को महबूब इलाही ईश्वर का प्रिय कहा जाता था? तो ईश्वर का प्रिय किसे कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया को। क्वेश्चन नंबर 25 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच संसद की कौन सी समिति करती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच संसद की कौन सी समिति करती है? तो याद रखना है संसद की कौन सी समिति करती है? लोक लेखा समिति करती है। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लोक लेखा समिति। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, आवर्त सारणी में अधातुओं को सामान्यतः किस खंड ब्लॉक में रखा गया है? आवर्त सारणी में अधातुओं को सामान्यतः किस खंड ब्लॉक में रखा गया है? तो याद रखना है किस खंड ब्लॉक में रखा गया है? पी खंड में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पी खंड में रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्राप्त के अलावा कर्मनाशा नदी पर प्रसिद्ध देवदारी जलप्राप्त स्थित है? बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्राप्त के अलावा कर्मनाशा नदी पर प्रसिद्ध देवदारी जलप्राप्त स्थित है? तो याद रखना है देवदारी जलप्राप्त स्थित है रोहतास में। क्वेश्चन नंबर 28 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आमरण अनशन किस आंदोलन के दौरान किया था? किस आंदोलन के दौरान किया था? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आमरण अनशन किस आंदोलन के दौरान किया था? याद रखना है किस आंदोलन के दौरान किया था? अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद किया था। क्वेश्चन नंबर 29 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? तो सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? तो याद रखना है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है, नेत्रदान के समय आँख के किस विशिष्ट भाग को दानकर्ता से लेकर मरीज में प्रत्यारोपित किया जाता है? नेत्र के समय आँख के किस विशिष्ट भाग को दानकर्ता से लेकर मरीज में प्रत्यारोपित किया जाता है? तो याद रखना है स्वच्छ मंडल को। क्वेश्चन नंबर 31 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्वच्छ मंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है, वर्ष 1764 के बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। वर्ष 1764 के बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो याद रखना है 1764 के बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो याद रखना है मीर जाफर था। क्वेश्चन नंबर 32 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मीर जाफर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है, प्राचीन भारत में उत्तरापथ और दक्षिणापथ के मिलन बिंदु पर कौन सा प्रसिद्ध व्यापारिक नगर स्थित था। प्राचीन भारत में उत्तरापथ और दक्षिणापथ के मिलन बिंदु पर कौन सा प्रसिद्ध व्यापारिक नगर स्थित था। तो याद रखना है कौन सा प्रसिद्ध व्यापारिक नगर स्थित था। याद रखना है मथुरा। क्वेश्चन नंबर 33 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मथुरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा या किसकी अनुमति से किया जाता है। राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा या किसकी अनुमति से किया जाता है। तो याद रखना है किसकी अनुमति से किया जाता है। तो राज्य विधानमंडल की अनुमति से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो याद रखना है भार जो है बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में थावे प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर स्थित है जहां हर वर्ष थावे महोत्सव मनाया जाता है। बिहार के किस जिले में थावे प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर स्थित है जहां हर वर्ष थावे महोत्सव मनाया जाता है। थावे महोत्सव मनाया जाता है कहाँ। तो याद रखना है गोपालगंज में। क्वेश्चन नंबर 36 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गोपालगंज। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल बनवाली वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल बनवाली वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। तो याद रखना है भारत के किस राज्य में स्थित है, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले दीर्घकालिक ऋण की दर को क्या कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले दीर्घकालिक ऋण की दर को क्या कहते हैं। तो ऋणकालिक दर को क्या कहते हैं, दीर्घकालिक ऋण को क्या कहते हैं। तो याद रखना है बैंक दर कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले दीर्घकालिक ऋण की दर को क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक पदार्थ है जिसका उपयोग और सेल बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक पदार्थ है जिसका उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो याद रखना सौर सेल बनाने में किया जाता है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस वाणिज्यिक अभयारण्य को राज्य का दूसरा बाघ आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। बिहार के किस वाणिज्यिक अभयारण्य को राज्य का दूसरा बाघ आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। तो टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।